नमस्कार साथियों, प्रणाम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और देखिए साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा से रिलेटिव आज हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन आपके सामने है और 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप भी अपने आप को चेक करते रहिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पे लिखा है शिक्षा का अर्थ है। तो शिक्षा का क्या अर्थ होगा? पहला है यहाँ पे ऑप्शन विकास की प्रक्रिया है, ये सही है। अध्यापक प्रशिक्षण है, ये भी सही है। अध्ययन विषय है और ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मतलब शिक्षा का अर्थ इन ये तीनों चीज़ें हैं तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों सेकंड प्रश्न पे। शिक्षा की विषय वस्तु से बोध होता है। पहला ऑप्शन है शिक्षण का बोध होगा, प्रशिक्षण का बोध होगा, अनुदेशन का बोध होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ये इन सारी चीज़ों का शिक्षा की विषय वस्तु से बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। जो समावेशी शिक्षा है ये किस प्रकार की व्यवस्था है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे सामान्य बालकों हेतु, विशिष्ट बालकों हेतु, दोनों प्रकार के लिए, किसी के लिए नहीं। तो देखिए साथियों, समावेशी से शिक्षा की जो व्यवस्था की जाती है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों प्रकार के बालक, चाहे वो सामान्य बालक हो चाहे विशिष्ट बालक हो, उन दोनों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। प्रश्न संख्या 4 को पढ़ते हैं। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। विशिष्ट शिक्षा तो ये प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं और जो बाधितों के लिए, असमर्थी बालकों के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सभी प्रकार के जो बालक होते हैं उन्हें विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। बढ़ते साथियों प्रश्न संख्या 5 में, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है तो किसकी होगी? डॉक्टरों की भी होगी, मनोवैज्ञानिक की भी होगी और विशिष्ट शिक्षकों की भी होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इन सभी लोगों की आवश्यकता है विशिष्ट शिक्षा जो कार्यक्रम है उसको चलाने के लिए, क्योंकि जो बच्चा होता है उसमें बहुत प्रकार के विकार होते हैं। मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया। तो इस तरह से पूरी टीम के साथ यदि हम उन बच्चों का डेवलप करना चाहते हैं तो ये सारे कारक उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगला है प्रश्न संख्या 6, स्वामित्व अधिगम का प्रत्यय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कठिन भी है ये क्वेश्चन। स्वामित्व अधिगम का जो प्रत्यय साथियों, इनमें से हर्बर्ट ने नहीं दिया, बीएम ब्लूम ने नहीं दिया, इटाई ने दिया, इनमें से किसी ने नहीं दिया। और आपको इस क्वेश्चन को ढूंढना है और इसको कमेंट करना है कि स्वामित्व अधिगम का प्रत्यय किसने दिया। अगला है प्रश्न संख्या 7, शिक्षा के मुख्य आधार हैं। तो दार्शनिक आधार हैं, सामाजिक आधार हैं, मनोवैज्ञानिक आधार हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। साथियों ये सारे जो आधार हैं वो शिक्षा के मुख्य आधार हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं 8वां, समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ। तो जो समावेशी शिक्षा है इसका विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन आपके सामने है अमेरिका, यूरोप, भारत और चीन। तो साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समावेशी शिक्षा का सबसे पहले जो विकास हुआ तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, यूरोप में। यूरोप इसका राइट आंसर है। बढ़ते साथियों प्रश्न संख्या 9 पे, ब्रेल लिपि का विकास हुआ। जो ब्रेल लिपि है ये दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ब्रेल लिपि का विकास किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, लुइस ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि का विकास किया। बढ़ते साथियों प्रश्न संख्या 10 पे, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन हैं? अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आगामी एलटी परीक्षा के लिए कि समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन हैं। तो हम ऑप्शन पे देखेंगे कि समावेशी शिक्षा के जो प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। थोड़ी ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक है, इटाई जो हैं उन्होंने समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं, इटाई को। बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 11 पे, दृष्टिबाधिताओं का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? जो NIVH बोलते हैं उसे, दृष्टिबाधिता जो संस्थान है कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है, देहरादून में दृष्टिबाधित राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। अगला है साथियों 12वां प्रश्न, बाधितों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण होता है। तो जो इनके लिए जो उपकरण बनते हैं, जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, इनके लिए उपकरणों का निर्माण कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंट है, कानपुर इज राइट आंसर हो जाएगा। बी के साथ गया है, कानपुर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न संख्या है, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने दिया? तो साथियों जो बुद्धि लब्धि का जो प्रत्यय दिया वो दिया, और ये स्टन आपको याद रखना है। ऑप्शन ना देखें तो आप ठीक है, स्टन शब्द याद रखना है। स्टन ने बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद कहेगा जब
तो ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ये लास्ट वाला है जो नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय स्थित है। बढ़ते हैं साथियों 15 को प्रश्न पे। मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है, जो मानसिक मंदित बालक होते हैं उनकी पहचान का जो आधार होता है वो क्या होता है? मानसिक तौर पे तो उनकी जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं, शैक्षिक उपलब्धियों के द्वारा हम मानसिक मंदित जो बालक है उनकी पहचान करते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 16वां। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी पहचान का जो मापदंड है वो क्या है? तो उनकी है बुद्धि लब्धि है। बुद्धि लब्धि के द्वारा हम प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनकी पहचान कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 17वां पे चलते हैं। मानसिक मंदता का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे लिखने में मिसप्रिंट हो रखा है। मानसिक मंदता जो होती है उसका मुख्य कारण क्या है साथियों? तो उसमें वंशानुक्रम भी होता है और वातावरण। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए और बी। ये दोनों जो कारक हैं ये मानसिक मंदता को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। बढ़ते हैं साथियों 18वें प्रश्न पे। अपंग बालक की पहचान का आधार है। जो अपंग बालक है उसकी पहचान का आधार क्या हो जाएगा? तो उसके शारीरिक बाधित शरीर में जो भी दिक्कतें होगी उससे हम लगा सकते हैं कि वह अपंग बालक है। अगला प्रश्न संख्या 19। मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी होती है। जो मानसिक मंदित बालक होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? तो उसी में आएंगे, मानसिक बाधित में आएंगे। अगला प्रश्न है 20वां। विशिष्ट बालक होते हैं। तो जो विशिष्ट बालक के अंतर्गत साथियों कौन कौन से बालक आते हैं? ये बहुत ज़्यादा विशिष्ट बालक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, मंदबुद्धि बालक भी आते हैं, और जो बाधित बालक होते हैं दृष्टिहीन वगैरह, ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सभी प्रकार के जो बालक आते हैं ये विशिष्ट बालकों के अंतर्गत ही आते हैं। अगला है 21। विशिष्ट बालक का संबंध है। तो विशिष्ट बालक का जो संबंध है, सटीक ऑप्शन है यहाँ पे बुद्धि स्तर से रिलेटिव है। जो विशिष्ट बालक का जो संबंध है वो बुद्धि स्तर से है, तो राइट आंसर यही है। अगला प्रश्न चलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि या IQ का प्रत्यय किसने दिया? तो बुद्धि लब्धि सर्वप्रथम साथियों जो बुद्धि लब्धि IQ का जो प्रत्यय दिया वो किसने दिया? तो यहाँ पे ऑप्शन है बीने ने दिया 1905 में। तो बीने ने दिया। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि IQ का प्रत्यय किसने दिया? बीने ने दिया। बीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है। जो विशिष्ट बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं, सृजनात्मक बालक भी होते हैं और उच्च बुद्धि वाले बालक भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता क्या होती है? टर्मन ने जो बुद्धि परीक्षण दिया था तो इसके अनुसार जो विशिष्ट बालक की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? उत्तम शारीरिक विकास होता है उन बालकों का, शैक्षिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालकों की ये सारी विशेषताएं हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है। देखिए जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनको कौन सी समस्या आती है? परिवार में समायोजन होने में उन्हें समस्या आती है, विद्यालय में समायोजन होने में उन्हें दिक्कत होती है, समाज में होती। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये सभी जो कारक हैं प्रतिभाशाली बालक की समस्याएं पैदा कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 26 को देखें हम। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है। अब उसकी विशेषता क्या होती है? वो मौलिक चिंतन ज़्यादा करता है, अधिक बोधगम्यता की उसमें शक्ति होती है, शब्द भंडार भी उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सभी उसकी क्वालिटी हैं, उसकी विशेषताएं हैं प्रतिभाशाली जो बालक की, इसलिए उसको बहुत जगह समायोजन करने में दिक्कतें आती हैं। अगला है 27वां। प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप कैसा होना चाहिए? जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उन्हें विशिष्ट विद्यालय होना चाहिए, विशिष्ट पाठ्यक्रम होना चाहिए, योग अध्यापक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट। देखिए साथियों जैसे कोई बच्चा क्लास में बहुत अच्छा पढ़ने में अच्छा है, हर चीज़ में अच्छा है, और हम उसको ना छोटी चीज़ें पढ़ाएंगे तो उसे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसका जो IQ लेवल है वो अच्छा है, वो बोरियत जैसा महसूस करने लगता है। अगला है 28वां। अधिगम असमर्थी बालकों की जो अधिगम असमर्थ बालक होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? जो पढ़ने में क्या चेतना की उसमें कमी होती है, स्मृति की कमी होती है, संवेगात्मक प्रतिरोध होता है। ये सभी कारक हैं जो पढ़ने में जो असमर्थ बालक होते हैं उनकी विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न संख्या है 29। अधिगम असमर्थी बालकों का वर्गीकरण का आधार होता है। तो उनका आधार स्मृति स्तर पे ले सकते हैं, आकृति का ज्ञान और श्रवण ज्ञान, ये सभी जो कारक हैं इन चीज़ों का यदि उन बालकों को अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है तो वो अधिगम असमर्थ बालकों के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 30 देखें।
अधिगम असमर्थ बालकों को शिक्षा दी जाती कहाँ दी जाती है? तो सामान्य विद्यालय में दी जाती है, विशिष्ट विद्यालय में दी जाती है और समावेशी शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो इस प्रकार के जो बालक होते हैं उन्हें सब जगह शिक्षा की व्यवस्था की गई हुई है। अगला प्रश्न क्या देखें 31। अधिगम असमर्थी बालकों को शिक्षण की प्रवृत्ति है, तो उनको किस प्रकार पढ़ाना पड़ेगा? तो पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत किया जाए, सतत पुनर्वलन दिया जाए, जैसे बच्चा थोड़ी थोड़ी लिखना सीख जाए या बोलना सीख जाए या पढ़ना सीख जाए तो बीच बीच में उसका उत्साहवर्धन करते रहना है, और सतत अभ्यास करा करके उसे बार बार अभ्यास कराने की आदत डाला जाए। तो जब उपरोक्त सभी ये चीज़ें हम करेंगे तब बच्चा थोड़ी बहुत सीखने में इंटरेस्ट लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो साथियों आज इतने ही क्वेश्चन देखते हैं और अगली वीडियो में करते हैं फिर बाकी क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे, देखिए जो ये क्वेश्चन है ना, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में भी आ सकते हैं और आपको जो 30 नंबर का जो पहला है CDP वाला उसको सॉल्व करने में ये क्वेश्चन हेल्प भी कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।